हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं खाली स्थान। सिर्फ खाली स्थान पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर का एक भी खाली स्थान आपका नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर क्या है? पहला है सभी खाली स्थान। सभी, फिर यहाँ पे खाली स्थान है। त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जो आपस में समरूप होते हैं? तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, हमारे समबाहु त्रिभुज, जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों समबाहु। याद रखिएगा, समबाहु। जो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा कि यदि किसी मीनार, इधर इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है ऊंचाई एवं छाया। फिर कहता है लंबाई कैसी है? आपस में समान है। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान है। जब भी किसी चीज़ की छाया और ऊंचाई दोनों आपस में समान होते हैं तो वहाँ पे आपका बनता है 45 अंश। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऊंचाई ऊंचाई और परछाई यानी छाया में अनुपात दिखाते हैं तो बनता है tan। और जब tan का मान, थीटा का मान रखेंगे, tan में थीटा का मान रखेंगे 45, तो tan 45 बन जाता है 1। तो ये बन जाता है आपका ऊंचाई बराबर छाया। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बनेगा? 45। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी सवाल में, चाहे वो बहुविकल्पी में हो, खाली स्थान में हो, सत्य सत्य में हो या एक शब्द में हो, अगर छाया की किसी मीनार या खंभा की ऊंचाई कह रहा और उसके साथ में छाया की लंबाई दोनों आपको आपस में समान कह रहा है तो कितना अंश बनेगा? 45 अंश। या कभी कभी सवाल ऐसे घुमा देता है कि ऊंचाई का मान दे दिया और थीटा का मान दे दिया, उन्नयन कोण 45 अंश है, तो लंबाई बताइए, छाया की लंबाई बताइए। तो दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? समान कर देते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये एक मीनार है और ये हो गया इसकी परछाई, और यहाँ से इसका कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 45 अंश। तो ये लंबाई, ये वाली ऊंचाई और ये वाली लंबाई दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों समान बता रहा है तो कोण पूछेगा कोण कितना बताना? 45। या इसका मान दे दिया कि ये 3 मीटर है और यहाँ पे दे दिया 45 है, इसका मान बताना तो कितना हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर होगी, कितना हो जाएगा? 3। या फिर मान लीजिए कि ये वाला दे दिया 3, इसको पूछ रहा तो इसको बता देंगे 3। इस तरह का सवाल एक अवश्य घुमा घुमा के पूछता है। चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि। एक वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए जिसकी त्रिज्या r होती है। तो हम तो 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिज्या का, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। 2πr। ये जो डब्बा बना रहे हैं ये आपका खाली स्थान है, ध्यान से देखिएगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता। घटनाएं दो तरह की होती हैं, संभव और असंभव। तो असंभव और असंभव दोनों को अगर जोड़ेंगे तो उनकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। ठीक है, संभव और असंभव दोनों को जोड़ेंगे तो प्रायिकता कुल कितनी मिलती है? 1। अब यही भी देखिए, संभव एक होती है संभव और दूसरी होती है असंभव। तो संभव की प्रायिकता हो जाती है 1 और असंभव की हो जाती है 0। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? असंभव घटना की प्रायिकता कितना बनेंगे? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। अगला है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, या खाली स्थान है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभाज्य, जैसे हमारा एक सवाल था कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया, तो हमने किया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे जो भी था। ठीक है, जो भी था डैश 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 करके, इस टाइप का। तो ये कैसे हैं? अभाज्य संख्याओं के रूप में हम उनको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ बन जाएगा आपका अभाज्य संख्याएं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापक, माध्य, माध्यक, बहुलक। तीनों चीजें हमने 14 अध्याय में पढ़े हैं या फिर पढ़ेंगे आगे चल के। माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक है, तीनों में संबंध क्या होता है? तीनों में संबंध होता है कि जो बहुलक बराबर होता है तो माध्यक जो भी मिला, कोई सवाल है उसका बहुलक कितना आएगा? माध्यक का 3 गुना कर दीजिए और माध्य में 2 गुना करके आपस में घटा दीजिए। तो आपका खाली स्थान यहाँ पूछेगा, ये वाला पूछेगा, तो आपको क्या भरना है? 2 गुणे माध्य। अगला, द्विघात समीकरण के विविक्तकर का सूत्र। विविक्तकर का सूत्र अब बहुत ही आसान है, हमने पहले वीडियो में भी चर्चा की थी। b की घात 2 - 4 AC। ठीक है, विविक्तकर का सूत्र होता है
बी की घात 2 माइनस 4ac। चलिए ये वाला हो गया। यदि किसी श्रेणी का nवां पद है, किसी श्रेणी का nवां पद कह रहा है 3 धन 2n, किसी श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद। जब भी आपका इस टाइप का सवाल बने, कोई भी सवाल, ठीक है, कौन सा पद पूछ रहा? प्रथम। प्रथम मतलब एक। अगर आपका तो क्या करेंगे, n की जगह पे एक रख देंगे, कितना बन जाएगा? 2 3 धन 2 गुणे 1, यानी 3 धन 2 बराबर 5। मान लीजिए आपका 10वां पद पूछता है, 10वां पद, तो n की जगह पे क्या रख देते? 10। तो क्या बनता? 3 धन 2 गुणे 10, यानी 3 धन 20 बराबर 23। इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? कितना आया? 5। अगला है, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? याद रखिएगा, समान होता है। अगर कोई त्रिभुज है जिनके सभी कोई दो त्रिभुज है जिनके सभी कोण समान है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूपता का प्रतिबंध भी यही कह रहा है कि उनके दोनों को उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। देखिए 3 मीटर ऊंची, इससे मिलता जुलता आपका सवाल आ गया। इससे कहता है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित, देखिए एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है और पाद से यानी आधार से 3 मीटर की ही दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण बताना कितना होगा? बहुत आसान, दोनों आपस में समान है। कितना हो जाएगा? 45 अंश। 45 अंश। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, मान लीजिए कि कोई वृत्त है, इसको एक ऐसी रेखा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे इस तरह, तो इस रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दी, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी यानी छेद के निकल गई, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। तो यहाँ क्या डाल देंगे? छेदक रेखा। छेदक रेखा। 3 करनी 2 एक खाली स्थान संख्या है। 3 करनी 2, तो जब भी कहीं करनी लगी हो किसी भी संख्या में और वो संख्या कैसी हो? अभाज्य हो, तो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। याद रखिएगा, जब भी अभाज्य संख्या में करनी लगी हो तो वो संख्या बन जाती है अपरिमेय। यदि px, बहुत अच्छा सवाल है, यदि px एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, px कैसा है? द्विघात बहुपद इस टाइप का। मान लीजिए कि x की घात 2 धन bx धन c, ये आपका हो गया px, ठीक है, द्विघात बहुपद है तो। और फिर ये भी कह रहा है कि px बराबर 0 यानी किसका क्या हो? 0 हो, तो क्या कहेंगे इसको? तो इतने ध्यान रख दीजिए, ये क्या है? x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 का किसका मानक रूप है? द्विघात समीकरण का। तो यहाँ रखेंगे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। द्विघात समीकरण, याद रखिएगा, द्विघात समीकरण। किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। ध्यान दीजिए, कोई द्विघात समीकरण है जिसके मूल वास्तविक है और समान है तो विविक्तकर का मान क्या होगा? तो हमने कंडीशंस तो पढ़ा था, पहले ही पढ़े हैं हम कि b की घात 2 माइनस 4 ऐसी विविक्तकर हो गया। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? ये हो गई। तीसरी क्या है? b की घात 2 माइनस 4 ac बराबर 0। तो जब विविक्तकर हमारा 0 से छोटा होता है, विविक्तकर हमारा 0 से छोटा होता है तो क्या बनता है? कोई मूल वास्तविक नहीं। और जब विविक्तकर हमारा 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न एवं वास्तविक मूल। और जब 0 के बराबर हो तो क्या बनता है? वास्तविक एवं समान। तो क्या पूछ रहा है? वास्तविक और समान है तो विविक्तकर का मान कितना होगा? 0 होगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा है कि ए धन डी, ए धन 2d, ए धन 3d डैश 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 का 10वां पद होगा। 10वां पद तो एक फार्मूला होता है ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1d, ठीक है। 10वां पद यानी एन की जगह पे क्या रखेंगे? 10। तो जब एन की जगह पे 10 रखेंगे तो बहुत सिंपल है। 10वां पद बाकी सब उतार दीजिए, ए धन 10 माइनस 1 10 माइनस 1d, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? ए धन 10 में 1 घट जाएगा तो 9d। 9d इसका बनेगा। देखिए पहला कह रहा तो इसमें डी है ही नहीं, पहला कह रहा तो इसमें डी है नहीं, दूसरा कह रहा तो एक, दूसरा कह रहा तो 1 डी कम है, तीसरे में 1 डी कम है, चौथे में 1 डी कम है, 10वें में भी 1 डी कम कर दीजिए तो 9d हो जाएगा। वे सभी आकृतियां, 16वां नंबर, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु इनके माप समान हो ये आवश्यक नहीं है तो कैसी कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। समरूप कहलाती हैं। कैसे आकृतियां कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। 17 बिंदु 0 4
बिंदु 0 4 अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर स्थित है? एक्स की बाई, एक्स हो गया, बाई हो गया, 0 हो गया। 1 2 3 4 रख दीजिए, 1 2 3 4 रख दीजिए। तो एक्स में क्या कह रहा है? 0। एक्स में 0, 0 के सामने, और वाई में 0 के सामने, यहाँ पे 0 0 हो गया, 0 और वाई में 4, यानी यहाँ। तो ये क्या हमारा एक्स अक्ष है? नहीं। कौन सा अक्ष है? वाई। तो यहाँ लिखेंगे कि बाई अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर स्थित है? बाई अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर स्थित है? बाई अक्ष पर स्थित है। जब x वाला पर 0 होगा तो बाई पे होगा, और जब बाई वाला होगा तो x पे होगा। करनी तो एक संख्या है, कैसी संख्या है? क्योंकि बताया गया था पहले ही पिछले वाले सवाल में कि जब किसी अभाज्य संख्या में करनी लगा हो तो क्या बन जाता है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है ये। द्विघात समीकरण है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति निकालना बहुत आसान है। रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखिए b का मान कितना है? b का मान कितना है? a का मान 1, b का मान 1, c का मान -1। तो ये हमारा, क्योंकि 1 की घात 2 -4 गुणे 1 गुणे -1। ठीक है, एक b का मान कितना है? यहाँ पे देख लीजिए, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -1। तो b बराबर 1 4 है, a है, c है। जोड़ दीजिए 1 घात 2 माइनस, और ये वाला माइनस मिलकर प्लस, 4 एकम 4, यानी 1 की घात 2 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना बन जाएगा? 5। ये 0 से हमारा बड़ा है, तो उत्तर क्या बनेगा? भिन्न एवं वास्तविक। भिन्न एवं वास्तविक। भिन्न एवं वास्तविक, क्योंकि 0 से बड़ा आ रहा है। अगर छोटा था तो कोई वास्तविक मूल नहीं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे? 9:11 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा? 9 का हो जाएगा 81, और 11 का हो जाएगा 121। इसका बन जाएगा 81:121। बिंदु 4 0, देखिए यहाँ बाई वाला 0 है, एक्स का मान दिया था, किस अक्ष पर होगा? अब ये हमारा एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, किस अक्ष पर होगा? एक्स अक्ष पर होगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? तो याद रखिएगा, समद्विभाजित। समद्विभाजित करता है। ये एक प्रमेय है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला, मान लीजिए ये वृत्त हो गया आपका, इसका ये केंद्र हो गया, ये जीवा हो गया, इससे केंद्र से जीवा पर हम लंब डालेंगे तो ये दोनों साइड क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा, समद्विभाजित कर देगा। तो ये रहेगा हमारे खाली स्थान कितने हैं? 22। इस तरीके से हमारा खाली स्थान कंप्लीट हो जाता है।